तो सीडी प्रोडक्शन फंक्शन के विषय में जब हम बात करते हैं, सीडी प्रोडक्शन फंक्शन या कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये सबसे पहले 1928 में डेवलप किया गया था। 1928 में इसको डेवलप किया गया था। इसको दो अर्थशास्त्रियों ने डेवलप किया था। उसका नाम था सी डब्ल्यू कॉब एंड आपका पी एच डगलस। ठीक है, दो अर्थशास्त्रियों ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। और इन्होंने सबसे पहले जो इनकी आया था रिसर्च पेपर और या पब्लिकेशन, अ थियरी ऑफ प्रोडक्शन पर इसको ये दिखाई पड़ा था। तो इन्होंने सी डगलस यानी आपका कॉब डगलस, इन्होंने जो अमेरिका का निर्माणकारी उद्योग था, मैन्युफैक्चर सेक्टर था, उस पर अनुभविक प्रयोग किए। अनुभविक प्रयोग करने का तात्पर्य होता है कि इन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस लिया या उन्होंने वहां पर जो निर्माणकारी यानी मैन्युफैक्चर सेक्टर्स है, उस उद्योग के विषय में डेटा कलेक्ट किया। और डेटा कलेक्ट करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो वहां प्रोडक्शन फंक्शन काम कर रहा था, जो उत्पादन फलन यहां पर प्राप्त हुआ, वो उत्पादन फलन आपका रैखिक उत्पादन फलन था। रैखिक उत्पादन फलन होने के साथ ही साथ प्रथम कोटि का था। रैखिक उत्पादन फलन प्रथम कोटि का था। सबसे बड़ी विशेषता इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में रखी। तो रैखिक उत्पादन फलन था, यानी वहां पर जो उस उद्योग में श्रम तथा पूंजी लग रही थी, वो एक निश्चित अनुपात में लगाने के परिणाम स्वरूप जब हम श्रम तथा पूंजी का मान बढ़ा रहे थे, व्हेन वी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द पर्टिकुलर रेशियो, एक प्रॉपर या निश्चित अनुपात पर जब हम श्रम तथा पूंजी को बढ़ा रहे थे, तो प्रथम कोटि का ये उत्पादन फलन होने के कारण उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा था। क्लियर है? तो मतलब जो सीडी कॉब डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन वहां के लिए डेवलप किया, अमेरिका के निर्माणकारी उद्योग के लिए डेवलप किया, वो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन था। और लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का तात्पर्य होता है कि जब हमने श्रम तथा पूंजी को एक निश्चित अनुपात से, लेबर एंड कैपिटल को मान लीजिए मैं n टाइम्स बढ़ाता हूं, मान लीजिए मैं 2 टाइम्स बढ़ाता हूं, तो प्रथम कोटि का फर्स्ट डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन होने के कारण, फर्स्ट डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन होने के कारण जिस अनुपात से श्रम तथा पूंजी को बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात से आपका उत्पादन भी बढ़ रहा था। ठीक है, यानी श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या थी? अनुपातिक थी, बराबर थी। यानी जिस अनुपात में श्रम बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात में यदि हम पूंजी बढ़ा रहे थे, फर्स्ट डिग्री उत्पादन फलन होने के कारण जो आपका उत्पादन था, जिस अनुपात में श्रम तथा पूंजी बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात पे आपका उत्पादन भी बढ़ रहा था। यानी ये उत्पादन फलन हमें प्राप्त हुआ। मतलब जो कॉब डगलस ने वहां पर उत्पादन फलन रिसर्च किया, सर्च किया, वो आपका था Q इक्वल टू आपका ए एल की पावर अल्फा एंड आपके पास सी की पावर बीटा। ये अमेरिका के निर्माणकारी उद्योग का एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसको सी डगलस ने डेवलप किया। इन्होंने कहा यहां इस उत्पादन में, इस निर्माणकारी उद्योग में दो उत्पादन के संसाधन लगाए जा रहे थे। एल मतलब लेबर, सी मतलब कैपिटल। ठीक है, और ये आपका ए जो होता है यहां पर, ये हमारे पास रेसिड्यूल है, जिसे हम लोग तकनीकी गुणांक कहते हैं। तकनीकी गुणांक के नाम से ये जाना जाता है, यानी तकनीकी परिवर्तन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, टेक्निकल चेंजेस कहलाता है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यूज के रूप में कि जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमने सर्च किया था, जो सीडी प्रोडक्शन फंक्शन जो वहां पर डेवलप हुआ था, उस सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में
ए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए रेसिड्यूल यानी अवशेष को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप ए टेक्निकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका ए है ये वास्तव में टेक्निकल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आप 3 पॉइंट्स इसमें नोट करिएगा। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका आया क्यू, यहाँ पे क्यू क्या स्टैंड करता है? क्यू स्टैंड करता है आपका उत्पादन को प्रेजेंट करता है, उत्पादन कितना। क्यू रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी, क्यू रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन। ओके, ए रिप्रेजेंटिंग कोएफिशिएंट टेक्निकल चेंजेस, कोएफिशिएंट टेक्निकल चेंजेस, कोएफिशिएंट ईटीसी। ठीक है, टेक्निकल कोएफिशिएंट ईटीसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहीं एल रिप्रेजेंट करता है लेबर को रिप्रेजेंट करता है, श्रम को दर्शाता है। सी रिप्रेजेंट करता है आपके पास कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें दो चीजें थी, एक था अल्फा पावर थी और एक पावर था बीटा, यानी एल का पावर अल्फा एंड सी का पावर बीटा। तो इस प्रकार हमारे पास दो यहां पर पावर्स थी, और जिनका मान था अल्फा का मान सदैव 0 से ज्यादा होगा एंड बीटा का मान सदैव 0 से ज्यादा होगा। ये क्या हुआ रिलेशनशिप, यानी ये प्रोडक्शन फंक्शन जो मिला, इसके सारे वेरिएबल्स हमने आपको डिफाइन कर दिए। अब इन सारे वेरिएबल्स को लेकर के जब सीडी प्रोडक्शन फंक्शन यानी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसे हम लोग कहते हैं Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा तथा सी की पावर बीटा, तो ये एक प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त हुआ। और इसमें इन्होंने बताया, कौन? आपका कॉब डगलस ने बताया कि अल्फा तथा बीटा का मान इकाई के बराबर था। अल्फा तथा बीटा का मान इकाई के बराबर था, जिसका तात्पर्य यह था कि वहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा था। स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा था। स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये वहां का रिजल्ट मिला, और वहां पर अल्फा तथा बीटा का मान क्रमशः था। अल्फा का मान आपका 3/4 था तथा बीटा का मान 1/4 हुआ उनके रिसर्च रिपोर्ट में, जिसके कारण 1 रिजल्ट प्राप्त हुआ। अर्थात श्रम का जो पोर्शन था वो 3/4 भाग था। श्रम का जो शेयर था उस उद्योग में 3/4 भाग था, और वहीं पर जो आपका कैपिटल का शेयर था वो 25% था। हाँ, 25% था, यानी आपका 1/4% था। तो इस प्रकार वहां पर निर्माण उद्योग में जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त हुआ, इसमें एल का शेयर तथा सी का शेयर दोनों हमें प्राप्त हुआ, और जिसका मान इकाई के बराबर या 1 के बराबर था, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये रिपोर्ट तो मिली उनकी, सी डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की रिपोर्ट मिली। लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इफ, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई से अधिक हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यदि अल्फा तथा बीटा का मान इकाई से अधिक हो जाएगा तो वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल शो करने लगेगा। वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल यहां पर दिखाने लगेगा, दर्शाने लगेगा। यदि एग्जाम में एक बार और पूछा गया 3 कि इफ अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई से कम हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल बताने लगता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। पैमाने का प्रतिफल रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट्स में ये बात की गई कि ना तो निर्माणकारी उद्योग में वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल काम कर रहा था, और ना ही ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल काम कर रहा था। उस उद्योग में केवल स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा था, जिसमें श्रम का भाग अधिक था, दैट इज 3/4, और तथा पूंजी का भाग जो था वो वास्तव में
कम था, दैट इज 1/4, और दोनों का जो शेयर था वो इकाई के बराबर था। तो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेष बात थी, और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये रिजल्ट हमको, ये रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो एग्जाम्स में ये प्रश्न यहां पर ज्यादा पूछे गए मार्ज एमसीक्यूज के रूप में। तो ये पॉइंट बहुत अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अगर संज्ञान दूं तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान यदि इकाई के बराबर है, आपके पास कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन, आगे मैं बात करूंगा, उनकी जो पावर्स होती है, इन पावर्स को आप जोड़ लेना। अगर इन पावर्स का मान इकाई के बराबर आ जाए तो तुरंत आप रिपोर्ट कर देना कि यहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल काम कर रहा है। ठीक है, आगे प्रोडक्शन फंक्शन में अगर इन पावर्स को जोड़ने के बाद इसका मान इकाई से अधिक प्राप्त हो, तो आप तुरंत रिपोर्ट करना कि दैट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर अल्फा तथा बीटा का मान, यानी दोनों पावर्स का मान, ऊपर के जो दोनों पावर्स का मान है उनको जोड़ लेना। अगर इन पावर्स की वैल्यू इकाई से कम आ जाए तो आप रिपोर्ट करना कि ये क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पावर है होती है, इन पावर्स के आधार पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, ये जाना कि अर्थव्यवस्था में जो ये रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत काम कर रहा है। तो आपको इन पावर्स के आधार पर ही कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो सीडी यानी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा तथा बीटा का मान जो हमें प्राप्त हुआ इकाई के बराबर प्राप्त हुआ। तो सीडी प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता, कॉप डगलस ने ये अपनी रिपोर्ट रखी कि यहां पर निर्माणकारी जो उद्योग है उसमें श्रम का मात्रा ज्यादा है तथा पूंजी का मात्रा कम है। ठीक है, अर्थात श्रम तथा पूंजी के जो रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल है वो डिफरेंस है, बट यहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल कार्य कर रहा है। ये रिपोर्ट वहां पर रखी गई। ठीक है, तो ये आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीडी प्रोडक्शन फंक्शन किस रिटर्न टू स्केल में काम करता था, तो आप बोलेंगे आंसर स्थिर पैमाने के प्रतिफल में। अगर वो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा तथा बीटा का मान इकाई से अधिक हो जाए तो बताइए कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन सीडी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बताएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में यह कन्वर्ट हो जाएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अल्फा तथा बीटा का मान इकाई से कम हो जाए सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में ही, तो बताइए क्या होगा, तो आप बताएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का तात्पर्य क्या हुआ, जिस अनुपात में श्रम तथा पूंजी को बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एन टाइम्स लेबर तथा एन टाइम्स मैंने कैपिटल को बढ़ाया, तो जिस अनुपात में श्रम तथा पूंजी को हम बढ़ाते हैं उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ता है, दैट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी जिस अनुपात से, यदि मैंने श्रम का मान दूना कर दिया, पूंजी का मान दूना कर दिया, ठीक है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। जब श्रम तथा पूंजी दोनों को एक ही अनुपात में परिवर्तित किया जाता है तो उसे समजाति सहजाति यानी होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। और जिस अनुपात में, मान लीजिए मैंने एन अनुपात में क्या हुआ, श्रम की मान बढ़ाया, ठीक है, और एन अनुपात में कैपिटल का मान बढ़ाया और उत्पादन उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता दिखाई पड़े, तो दैट रिप्रेजेंटिंग कि वो हमें यह बताता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। जबकि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जब हमने एन अनुपात पे श्रम को बढ़ाया तथा एन अनुपात पे आपका कैपिटल को बढ़ाया, पूंजी को बढ़ाया, तो हमें उत्पादन भी एन अनुपात में ही प्राप्त हुआ। तो वहां पर हमने रिपोर्ट अपनी ये लगाई कि वहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल काम करता है, लेकिन इंक्रीजिंग अगर आपका है तो जिस अनुपात में आप श्रम को बढ़ाते हो, जिस अनुपात में आप पूंजी को बढ़ाते हो, उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपको क्या होता, उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, और ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल यह बताता है कि मान लीजिए एन अनुपात में मैं आप श्रम बढ़ाऊं और एन अनुपात में मैं कैपिटल बढ़ाऊं, उत्पादन क्या होता है, उस अनुपात से कम अनुपात में आपका एन अनुपात से कम अनुपात जो ये बढ़ता है, ये इसको अगर मैं एम डिनोट करूं ज्यादा ठीक रहेगा ना, एम।
ठीक है, ये आपका रेशियो एम हो जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस अनुपात से कम अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त होता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये आपके पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में स्थिर पैमाने का प्रतिफल प्राप्त हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 प्राप्त हुआ, जबकि इसी में पूछ लिया जाता है कि यदि ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कम हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये रिपोर्ट्स आपकी प्राप्त हो गई। क्लियर है? तो ये आपके पास जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन थे, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई। अब इसको जब इन्होंने डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने के परिणाम स्वरूप हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स प्राप्त। आपके पास ओ एक्स एंड आपके पास ओ वाई है। ये आपके पास प्रोडक्शन स्केल है, आपकी उत्पाद रेखा है। उत्पाद रेखा वो आपका ओ, आपके पास पी है। आप प्रारंभ में आइसो प्रोडक्ट कर 100 पर है, आइसो प्रोडक्ट कर 100 पर है, जिसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है। श्रम की मात्रा आपके पास L1 है तथा पूंजी की मात्रा आपके पास C1 है। पूंजी की मात्रा आपके पास C1 है। इस प्रकार आप L1 प्लस C1 की हेल्प से कितना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, 100 उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि अगर लेबर L1 है, पूंजी C1 है, तो उत्पादन आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 के बराबर होगा। ठीक है, जब आपने नंबर ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल को समान अनुपात में बढ़ाया, ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर दिया लेबर को, और आपके पास कैपिटल भी 2 टाइम हो गई। तो जब श्रम तथा पूंजी को दोनों को एक निश्चित अनुपात में बनाया, देखिए 2 गुना इसको पूंजी को बढ़ाते हैं और 2 गुना आप श्रम को बढ़ाते हैं, यानी क्या, तो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। जब दोनों उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया कि जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस प्रकार का प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा सहजातीय उत्पादन फलन है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, और आप इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पर आ जाते हैं, और ए से हम लोग बी पॉइंट पे पहुंचते हैं एंड हम लोग राइट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, राइट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब लेबर को एंड कैपिटल को बढ़ाते तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन ए से बी पर आ जाता है, दैट रिप्रेजेंटिंग जो आपका उत्पादन 200 को रिप्रेजेंट करने लगता है, और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ए से बी पर आ जाता है, वो राइट साइड आपका होता है, यानी राइट साइड आपका प्रोडक्शन फंक्शन खिसक जाता है। तो यानी जब श्रम की मात्रा दूना कर दी जाती है, पूंजी की मात्रा दूना कर दी जाती है, तो आपका उत्पादन भी दुगना हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यानी प्रोडक्शन फंक्शन अगर राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब आपके आगत इनपुट जो आपके पास है, इनपुट उनको हम बढ़ा रहे हैं, और उनको एक निश्चित रेशियो में बढ़ाने का तात्पर्य होता है 2 गुना पूंजी तथा 2 गुना श्रम बढ़ाने का मतलब यह होता है कि जब दोनों उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो ये आपका होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, और जब इसको एक निश्चित रेशियो में बढ़ाया गया तो आपका उत्पादन भी एक निश्चित रेशियो में बढ़ जाता, जो 100 पहले था अब 200 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल काम कर रहा है कि जिस अनुपात से हमने श्रम तथा पूंजी को बढ़ाया, उसी अनुपात से आपका उत्पादन भी बढ़ जाता है। मतलब क्या होता कि अगर हमने n टाइम्स लेबर बढ़ाया प्लस n टाइम्स कैपिटल बढ़ाया, तो उत्पादन भी आपका n टाइम्स ही बढ़ जा रहा है। तो आपका जो n इंटू 100 था, तो n टाइम्स आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका है वो वास्तव में क्या काम कर रहा है, वो आपका स्थिर पैमाने का प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने श्रम की मात्रा को 3 गुना किया, 3 टाइम्स बढ़ाया, जब श्रम की मात्रा को हमने 3 गुना बढ़ाया, और पूंजी की मात्रा को भी हमने 3 गुना बढ़ाया, ठीक है, 3 गुना कैपिटल की मात्रा को भी हमने बढ़ाया, तो हम पॉइंट आ जाते हैं, सी पॉइंट पर आ जाते हैं, और यहां पर आइसो प्रोडक्ट कर्व 300 प्राप्त हो जाता है। आइसो प्रोडक्ट कर्व आपका 300 प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
और हम लोग बी से सी पॉइंट पे आ जाते हैं। और बी से सी पॉइंट पे आने का तात्पर्य क्या होता है कि वी शिफ्टेड क्या होता है राइट साइड टू द टू बी पॉइंट से हम लोग राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी श्रम तथा पूंजी की मात्रा बढ़ाने से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है एंड हम लोग सी पॉइंट पर आ जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं बी पॉइंट से कि बी पॉइंट से जब श्रम तथा पूंजी की मात्रा को हम आधी कर देते हैं तो हमारा उत्पादन ए पॉइंट पर आ जाता एंड हम बी से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देखिए कि 3 लेबर हमने किया, 3 लेबर के परिणाम स्वरूप 3 पूंजी हमने किया और उत्पादन हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व 300 हो जाता है। 300 आपका उत्पादन हो जाता है। तो ये हमारे पास आइसो प्रोडक्ट कर्व आपका 300 हुआ। तो इस प्रकार सीडी प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें यह बताता है कि ये वास्तव में स्थिर पैमाने के प्रतिफल पे कार्य कर रहा था। स्थिर पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत ये कार्य कर रहा था, जिसका तात्पर्य था जिस अनुपात से आगतों को बढ़ा रहे थे, जिस अनुपात से आगतों को बढ़ा रहे थे, इनपुट्स को बढ़ा रहे थे, आगतों को इंक्रीज कर रहे थे, आगतों को बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात से उत्पादन भी बढ़ रहा था, उत्पादन भी बढ़ रहा था। ठीक है? तो जिस अनुपात से आपने इनपुट्स को बढ़ाया उसी अनुपात से अगर आउटपुट भी आपका बढ़े तो हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्थिर पैमाने का प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा। और जब आगतों को एक निश्चित अनुपात में, दैट इज एन टाइम्स, एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता, यानी एन टाइम्स लेबर और एन टाइम्स कैपिटल बढ़ाया जाता, और एन टाइम आपके पास जब इनको निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता तो ये प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। ठीक है? जब इनको एक निश्चित अनुपात में ना बढ़ाया जाए तो नॉन आपका होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त हो जाता। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर नोटेबल हो जाता है। तो ये आपका था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपने सीखा कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन 1928 में बनाया गया था, जिसको सी डब्ल्यू कॉब तथा पी एच डगलस ने इसे डेवलप किया था। इन्होंने जो आपका पहला पब्लिकेशन था अ थियरी ऑफ प्रोडक्शन में इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया और इन्होंने निर्माणकारी उद्योगों पे, जो अमेरिका का निर्माणकारी उद्योग था, मैन्युफैक्चर सेक्टर था, निर्माणकारी उद्योग में इसे अनुभविक प्रमाण के अंतर्गत ये रिपोर्ट प्राप्त किया। और उन्होंने कहा कि इस उद्योग में श्रम तथा पूंजी का, जो श्रम का रेशियो था वो ज्यादा है, पूंजी का रेशियो कम है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर स्थिर पैमाने का प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है? और उनके अनुभविक प्रमाण के अंतर्गत अल्फा का मान 3/4 था तथा बीटा का मान 1/4 था, और दोनों को जोड़ने पे हमें 1 आंसर प्राप्त हो रहा था, जिसके आधार पर हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। एग्जाम में आपके बहुत प्रोडक्शन फंक्शन दिए जाएंगे, जिसकी पावर को आप ऐड करके निकालोगे कि ये स्थिर पैमाने का प्रतिफल है कि वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल है कि ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल है। ये बेसिक इसका आपका हो जाता है, सीडी प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिक्स हो जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीडी प्रोडक्शन फंक्शन, जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने पहला जो प्रॉपर्टीज इन्होंने डिस्कस किया वो था आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कैसे होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कैसे हमको, जो स्थिर पैमाने का प्रतिफल होता है वो कैसे इसमें प्राप्त होता, उसको एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने बताया कि जब आप कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को
एन टाइम्स बढ़ाओगे, इनपुट को एन टाइम्स बढ़ा रहे थे, तो आपका आउटपुट भी आपका एन टाइम्स बढ़ रहा था। ठीक है, आपने देखा कि क्यू का मान जो था वो ए आपका टेक्निकल कोफिशिएंट है, एल की पावर अल्फा तथा सी की पावर बीटा थी। और आपने क्या किया, ये आपका अब डिटरमाइन हम करते हैं क्यू का मान। तो जब हमने एल का मान एन टाइम बढ़ाया और सी का मान भी एन टाइम बढ़ाया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए एल को का मान हमने एन टाइम बढ़ाया, यानी लेबर का मान हमने एन गुना बढ़ाया। ठीक है, एन एन एल की पावर अल्फा, और सी का मान भी हमने एन टाइम बढ़ाया, तो एन सी का मान पावर बीटा हो जाता। ठीक है, अब एक काम करो, इस ब्रैकेट को आप तोड़ लो। जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो ए एन की पावर आपकी अल्फा हो जाएगी, एल की पावर अल्फा हो जाएगी, एन की पावर आपकी बीटा हो जाएगी, आपके पास सी की पावर भी बीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप इसमें क्या कीजिए, देखिए एन और एन है आपके पास, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एन अल्फा प्लस बीटा ए आपका एल की पावर अल्फा और सी की पावर बीटा, इस फॉर्म पे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, ये आपका एक तरफ हो जाता है। तो आपके पास ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ये एक तरफ हो गए आएंगे, और इसका मान आप ऊपर देख ही सकते हो क्या था, ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि एन की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू आपका हो जाता है। तो इसका मान मतलब ये होता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या नहीं, इफ अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई के बराबर है, तो एन आपके पास एन टाइम्स देखिए उत्पादन भी बढ़ जाएगा, तो यहां पर एन इंटू क्यू हो जाएगा। यानी आपने देखिए श्रम तथा पूंजी को एन टाइम आपने बढ़ाया, तो लास्ट फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई के बराबर है, तो आपको उत्पादन भी कितना प्राप्त हुआ, आपको उत्पादन एन टाइम्स प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम करता है अगर इफ एन प्लस बीटा का मान इकाई से अधिक होता, तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करता, और अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई से कम होता, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करता। तो यहां पर इन्होंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा का मान इकाई के बराबर है। एग्जाम्स में आपका पूछा जाता Q इक्वल टू ए एल की पावर आपके पास 2/5 कर दो, प्लस आपके पास सी का मान जो होता है वो कर देते हैं 1/6 कर दो। ठीक है, अब क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है ये कॉप डगलस का, तो उन्होंने कॉप डगलस ने अपना एक रिसर्च रखा जिसमें एल का मान 3/4 रखा तथा सी का मान जो था वो 1/4 रखा, ये उनका रिपोर्ट थी। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करने के लिए वो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एल की जो पावर होती है उसको चेंज कर देते हैं तथा सी की पावर को भी चेंज कर देते हैं। तो जब एल की पावर चेंज हो जाती है और सी की पावर चेंज हो जाती है, तो आपसे पूछा जाता है कि उपरोक्त फलन में कौन सा उत्पादन का नियम कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना इस प्रकार के क्वेश्चन में। 2/5 प्लस 1/6 इन दोनों को आप ऐड कर देना। अगर इसका मान इकाई से अधिक निकले, ठीक है, इकाई से अधिक निकले, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर एक के बराबर आंसर आ जाए तो आप कहोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और आप अगर इन दोनों का मान इकाई से कम आ जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। तो इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बोलो कितना आएगा दोनों को ऐड करके, ताकि हम ये प्रोडक्शन फंक्शन का नेचर डिफाइन कर सके। चैट बॉक्स में आप डाल दो इसका मान कितना आएगा, तो हम आगे इसको आगे बढ़ते हैं। 1/10 0.53
0.53 का मतलब हुआ 0.53 का मान क्या हुआ, इकाई से कम है। जब इकाई से कम है तो ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इकाई से कम होने के परिणाम स्वरूप ये क्या होता, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज ऐसे आए हैं, तो ये आपको परेशान वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आप निकाल लोगे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो अल्फा तथा बीटा का मान होता है वही डिटरमाइन करता है कि आपका किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्शन स्केल इसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहला आपका इनका जो कॉप डगलस का था, इनका कॉप डगलस का था, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम किया और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में इन्होंने इनपुट्स को अगर एन टाइम बढ़ा दिया तो इनका आउटपुट भी एन टाइम्स ही बढ़ गया था। चलिए दूसरी रिपोर्ट इन्होंने डिस्कस किया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी, मैंने आज ग्रुप में क्वेश्चन भी देखा था कि एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या संबंध होता है कॉप डगलस में। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन औसत उत्पादन जो आपका होता तथा मार्जिनल उत्पादन जो होता है, इसके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। अब देखिए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो उत्पादन के संसाधन है। आपका प्रश्न बनता है सर किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो एवरेज प्रोडक्टिविटी। एक होती है लेबर के संदर्भ में निकाल सकती है एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक निकल सकती है कैपिटल के संदर्भ में। आप किसके संदर्भ में कैलकुलेट करना चाहते हो। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि सबसे पहले आप लेबर के संबंध में बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो लेबर के संबंध में है वो बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आप कैपिटल के संदर्भ में मत निकालिए, आप लेबर के संबंध में बताइए कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी श्रम का औसत उत्पादन, श्रम का एवरेज प्रोडक्शन एंड श्रम का मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप है ये आप बताइए। तो एवरेज प्रोडक्शन आपको निकालने के लिए करना क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर निकालने के लिए पूरे फंक्शन को यानी Q अपॉन L से डिवाइड करना होगा। ये आपका एवरेज निकालने का तरीका हो जाएगा कि यदि पूरे फंक्शन को अगर आप नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रोडक्टिविटी आप किसकी निकल आएगी, लेबर की निकल आएगी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को निकालने के लिए पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को एल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, अवकलन कर दोगे। जब पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को एल के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन या अवकलन कर लोगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल आएगी। तो चलिए मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ क्यू अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव इन द रेस्पेक्ट ऑफ किसके, एल के निकलेगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है, एक आपका एल वेरिएबल है, एक आपका सी वेरिएबल है। तो इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे सी के मान को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो सी के मान को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। तो अब हमारे पास एल के सापेक्ष जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो एल के सापेक्ष डेरिवेशन करने के परिणाम स्वरूप हमें आपका रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाता है, अल्फा ए एल अल्फा -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक मिनट इसको और मैं यहीं से कर देता हूं, ए अल्फा एल अल्फा -1 हो जाएगा एंड सी की पावर आपकी बीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें इसको क्या करते हैं और इलेबरेट कर देते हैं। तो ए नहीं अल्फा, इसको एक साइड सारा कर लेते हैं, ए एल की पावर अल्फा सी की पावर बीटा और एल की पावर -1 कर लेते हैं। और इस जगह पर आप देख सकते हो क्यू का मान रखा जा सकता है, तो यहां पर आप क्यू का मान रख सकते हो। तो अल्फा क्यू और एल की पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल हो जाएगा। और क्यू अपॉन एल यहां पर देख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तात्पर्य क्या होता है कि यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू अल्फा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये फार्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, आपको इस मैथमेटिकल पोर्शन से, क्योंकि आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हो इसलिए इनसे आपका कोई लेना देना नहीं,
बस आपको एग्जाम में रिलेशनशिप याद रखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो किसी साधन की होती है वो उसके जो आपके पास गुणांक होता है उस गुणांक को यानी यहाँ पे जो अल्फा का है उस गुणांक को उसके एवरेज प्रोडक्टिविटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस संसाधन की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये फार्मूला आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी संसाधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए अल्फा इंटू यानी उसका जो आपका पावर का मान है इंटू आपका एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिलेशनशिप पाया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी में उस संसाधन के संदर्भ में। चलो, अगर मैं इसी में आपने कहा कि लेबर के संदर्भ में मैंने अभी निकाला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, किसके संदर्भ में मैंने निकाला, लेबर के संदर्भ में। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर कैपिटल के संदर्भ में व्हाट विल बी रिलेशनशिप, पूंजी के संदर्भ में क्या रिलेशनशिप होगा, तो मैं इसी फार्मूले को और चेंज कर देता हूं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, अब कैपिटल जो आपका सी है, सी की पावर क्या है, बीटा, तो बीटा आपको बीटा इंटू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। इसी फार्मूले में देखिए जहां जहां मैं एल था वहां वहां एल को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया और अल्फा जो यहां पर था उसको मैंने बीटा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहां पर जो सी की पावर थी वो बीटा थी। तो सी की पावर बीटा होने के कारण मैंने ऐसा काम किया कि यहां पर जो पावर थी उसको मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो एग्जाम्स में ये ऑप्शन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से जो संतुलन है, मतलब जो कौन सा रिलेशनशिप है जो एवरेज प्रोडक्शन तथा मार्जिनल प्रोडक्शन के रिलेशनशिप को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। और एमसीक्यूज में आपको यहां पर परेशान कर लेगा, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू अल्फा, अल्फा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये आपका फार्मूला होता है। और इसमें अगर आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन या अन्य प्रोडक्शन फंक्शन एग्जाम में दे देता है और एल का पावर अल्फा और सी का पावर बीटा दे देगा, अब कहेगा निम्न में से कौन औसत तथा सीमांत उत्पादकता के संबंध को सही से प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका जो औसत तथा सीमांत उत्पादकता के क्रम में देखिए आंसर आपका ये करेक्ट है, एग्जाम्स में आपको दे देगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू बीटा एपीएल, आपका ये दे देगा एपी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पहला ऑप्शन ये दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे देगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू अल्फा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये दे देगा। तीसरा आपका करेक्ट आंसर दे देगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अल्फा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और चौथा आपका ऑप्शन इसी में से कुछ और कॉम्बिनेशन को चेंज करके दे देगा, मार्जिनल आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आपको प्रॉब्लम यहीं पर आ जाएगी अगर आप ये रिलेशनशिप को नहीं जानते हो। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या होता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप क्या होता, तो ये रिलेशनशिप पाया जाता कि कभी भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या कोई भी संसाधन को निकालना है तो पहले उसका आप कोफिशिएंट देखो, उसका आपका उसके पावर का मान क्या होता है, वो पावर का मान आपको क्या करना है, एवरेज प्रोडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इस फार्मूले को और आप कर सकते हो, अल्फा का मान इधर कर सकते हो, तो आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इस फॉर्म पर भी आप रख सकते हो। ये भी गड़बड़ नहीं है बल्कि इसी का मैंने स्वरूप चेंज कर दिया है। तो जब किसी संसाधन की सीमांत उत्पादकता दी जाती है और उसके जो आपका पावर होता है 1 अपॉन अल्फा, उसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या उस संसाधन की एवरेज प्रोडक्टिविटी आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार जो आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कई वेरिएबल्स को लेकर के चलता है, लेकिन क्या होता है कि इन वेरिएबल्स की पावर के आधार पर ये रिटर्न टू स्केल को डिटरमाइन करता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, Q इक्वल टू आपका ए क्या पूछा, ये है ए का मान पूछा गया मोस्टली जगह,
अधिकतर बार ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, और आपका एल की पावर अल्फा तथा सी की पावर बीटा में इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस आधार पर स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दिखाया जाता है। तो इसमें बताइएगा कि पावर का योग करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये स्थिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, इसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट आ चुका होता है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और ये विशेषताएं जो होती हैं, विशेषताओं में आप मैथमेटिकल में मत परेशान रहना, बट ये दो फार्मूले याद रखना। किसके संदर्भ में है? ये लेबर के संदर्भ में, इसी तरह कैपिटल के संदर्भ में भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में अधिकतर ये फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आपके पास जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये कैसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम करता है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम करने का कारण क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। इनके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल काम नहीं कर रहा। तो इसके बिहाफ पर हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा।